हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री विद्या। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी सेकंड यूनिट कोर्स 506 506 NIOS का। इस वीडियो में हम यूनिट 2 कर रहे हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। पिछली वीडियो में हमने यूनिट 1 करी थी अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। ठीक है, इस वीडियो में भी हम अराउंड 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं। पूरी यूनिट इससे आपकी कवर हो जाएगी, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चंस करते करते हम साथ में थोड़ा थोड़ा समझते हुए भी चलेंगे। ठीक है, जिससे आपके जो गैप्स हैं वो फिल हो जाएंगे और आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा फटाफट कि हम आपने क्या उस यूनिट में पढ़ा था। ठीक है, वैसे तो इतनी बड़ी यूनिट है भी नहीं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप खुद भी मतलब उस नए से ज़रूर पढ़ लें। लेकिन वही जैसे मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। Question 1. According to the introduction, what are the two obvious causes? Obvious causes कौन से हैं for varied responses in learners? जो वेरिएशन आती है बच्चों के लर्नर्स में, जो इंडिविजुअल डिफरेंस की हम बात करते हैं, वो उसके दो ऑब्वियस कॉजेस कौन से हैं, ये इसमें पूछा है। तो आप डाइट एंड एक्सरसाइज है क्या, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इंटेलिजेंस एंड इमोशन, स्कूल एंड होम। बाकी सारे भी रीज़न हैं वेरिएशन के, लेकिन जो ऑब्वियस कॉजेज इस यूनिट में हम पढ़ रहे हैं वो हैं हेरिडिटी एनवायरनमेंट। जो मेजर कॉजेज हैं, सबसे बड़े कॉजेज हैं, ओवरऑल जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों के लर्निंग में, उनका जो रीज़न है वो यही है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। क्वेश्चन 2. विच साइकोलॉजिस्ट डिफाइंड heredity as what gets from his ancestral stock through his parents? ऐसा किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था? तो इस बारे में बात करी है पीटरसन, एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि एक चाइल्ड क्या पाता है अपने एंसेस्ट्रल स्टॉक से पेरेंट्स के थ्रू, वो ही हमारा क्या कहता है, वही हमारी हेरिडिटी है। ठीक है, इसको डिफाइन करा था पीटरसन ने कुछ इस तरह के एंसेस्ट्रल एक स्टॉक होता है हमारे पूर्वजों का, जो जेनेटिक्स का वो है स्टोर है, उसमें से पेरेंट्स के थ्रू हमें क्या मिलता है वही हमारी हेरिडिटी है, ऐसा पीटरसन ने कहा। क्वेश्चन 3. हेरिडिटी इज डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट यानी आप समझ रहे हैं यूनिट 2, एज विच टाइप ऑफ फैक्टर, किस तरीके का फैक्टर है हेरिडिटी? क्या वो एक्सटर्नल है, क्या वो इंटरनल है, सोशल या इकोनॉमिक? तो आप जानते हैं भली बात ही इसको अच्छी तरह, इंटरनल फैक्टर है ये। ठीक है, हेरिडिटी। ये सेक्शन ए कर रहे हैं हम, इसमें खासकर हेरिडिटी के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4. अकॉर्डिंग टू डगलस एंड होलैंड, ये अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ only the genes found in the ovum, structures, physical characteristics, functions or capacities derived from parents, the social status inherited from ancestors, या फिर the emotional intelligence of the child। इसका आंसर होगा हमारा बी। डगलस एंड होलैंड ने कहा कि जो हेरिडिटी है वो स्ट्रक्चर्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और कैपेसिटी सब है जो हमने पेरेंट्स से लिया ना। हमारा बॉडी भी उन्हीं से मिली है, बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी जो मेंटल कैपेसिटीज़ हैं, हमारी फंक्शंस हैं, हमारी आदतें हैं, वो सब हेरिडिटी का ही पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 5. लाइफ स्टार्ट्स एज अ डबल सेल, सिंगल सेल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या फिर न्यूरल नेटवर्क? आप जानते हैं लाइफ स्टार्ट्स एज अ सिंगल सेल जाइगोट। ठीक है, द फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज, अभी जैसे मैंने बताई फर्टिलाइज्ड सेल क्या कहलाता है, एक जाइगोट कहलाता है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। अ जाइगोट कंटेन्स हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम होते हैं। होता क्या है, एग होता है और एक स्पर्म होता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, जाइगोट के अंदर 23 क्रोमोसोम्स मदर के और 23 फादर के, टोटल 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, इनमें जब एक कम या एक ज़्यादा होता है तो कुछ सिंड्रोम हो जाते हैं, कुछ दिक्कतें भी पैदा हो जाती हैं जब इन क्रोमोसोम्स में
कुछ उतार चढ़ाव मतलब कुछ कम ज़्यादा हो जाता है। और एक चीज़ आप जानते ही हैं कि लास्ट क्रोमोसोम का जो पेयर होता है, फीमेल्स की तरफ से एक्स आता है और मेल्स की तरफ से अगर एक्स आएगा तो एक्स एक्स उससे जेंडर यानी सेक्स डिफाइन होगा कि वो फीमेल होगी। और अगर फादर की तरफ से वाई आता है तो एक्स वाई क्रोमोसोम बन के वो मेल हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये भी आप जानते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम डज द जायगोट रिसीव फ्रॉम द फीमेल पेरेंट? 23 इसका आंसर है। फीमेल पेरेंट भी 23 और मेल से भी 23। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ईच क्रोमोसोम कंटेन्स हाउ मेनी जीन्स? इसमें टेक्स्ट में यूनिट में कहा गया है 40 to 100 जीन्स, यानी कि ट्रेट्स भी क्या होते हैं, जीन्स में ट्रेट्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो करीब 40 से 100 के करीब मिलते हैं। ठीक है, एक क्रोमोसोम में, ईच क्रोमोसोम। ठीक है, और ऐसे 46 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, तो काफ़ी सारी जीन्स ट्रांसफ़र होती हैं। और ऐसा ये पूरा अकॉर्डिंग टू द एनआईओएस टेक्स्ट है, अलग से डाटा नहीं है ये। क्वेश्चन 10, हु कंसीडर्स हेरिडिटी एज द टोटलिटी of biologically transmitted factors that influence the structure of the body? ये मेरे ख्याल इसका आंसर है एफ एल रूच। एफ एल रूच ने कहा कि जो हेरिडिटी है वो एक टोटलिटी है, बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ऐसे इन्होंने एक डेफिनेशन दी एफ एल रूच ने। अब एक केस स्टडी करी गई इस यूनिट में दी गई है, प्री लेक्चर और एक उनकी वाइफ थी उनके ऊपर, उनके फिर बच्चों को स्टडी करा गया। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो बाय प्रोफेशन क्या थे, तो बाय प्रोफेशन थे मैथमेटिशियन एंड अ पियानो प्लेयर। ठीक है, और जो मदर थी वो थी क्लासिकल सिंगर। ठीक है, ये दोनों मतलब काफ़ी क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल तरीके का इनका प्रोफेशन था, मैथमेटिशियन, और इनका उनकी जो वाइफ थी वो क्लासिकल सिंगर थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इन द सेम केस स्टडी, उसी केस स्टडी में इनके सन थे आर्यन, हैज़ वन चैम्पियनशिप्स इनके बच्चे ने किस प्रोफेशन में, मतलब किस तरफ गया वो बच्चा, वो गया था म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, इसकी तरफ चला गया, तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि कितना इन्फ्लुएंस हुआ है पेरेंट्स का। ठीक है, क्योंकि इनके जो फादर थे वो क्या थे, मैथमेटिशियन और पियानो प्लेयर, और मदर थी क्लासिकल सिंगर। तो बेटा क्या कर रहा है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में चैंपियनशिप जीत रहा है। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ एनवायरनमेंट में से हैं। अभी तक हमने हेरिडिटी के कुछ क्वेश्चंस देखे, अब ये क्वेश्चन है, द एनेस्टासी defines environment as everything that affects the individual except। अब जो एनास्टासी हैं इन्होंने बहुत ही प्यारी डेफिनेशन दी एनवायरनमेंट की। इन्होंने कहा एनवायरनमेंट सब कुछ अफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट वो फोर्स है जो सब अफेक्ट करती है, सिर्फ क्या छोड़ देती है, हमारे जीन्स को छोड़कर सब कुछ अफेक्ट कर देती है। तो एनवायरनमेंट को समझने का बहुत अच्छी डेफिनेशन इन्होंने दी कि वो फैक्टर जो सब कुछ इफेक्ट करता है हमारी हमारे हमारे ह्यूमंस का, सिर्फ जेनेटिक्स को छोड़कर। ठीक है, और मैं तो कहूँगा कि इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट का वो होता है इफेक्ट कि धीरे धीरे ओवर द जनरेशन्स वो कहीं ना कहीं हमारी जेनेटिक्स को भी एक तरीके से इवॉल्व कर देता है। मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, कुछ मतलब कई जनरेशन बाद डिफरेंस दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 14, हु डिफाइंड एनवायरनमेंट एज द एग्रीगेट of all external factors, external forces, influences and conditions। तो इसमें पूछा गया है कि ये डेफिनेशन किसने दी है एनवायरनमेंट की, द एग्रीगेट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, एग्रीगेट होता है टोटल, टोटल समीशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, इन्फ्लुएंस एंड कंडीशंस। तो ये वाली डेफिनेशन हमारी डगलस एंड होलैंड साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने दी है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इन्फ्लुएंसेस एंड कंडीशंस। ठीक है, ये
ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको यूनिट में मिलेंगी, इनको आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है, याद कर लें तो बेहतर है एक पेज पर लिखकर। क्वेश्चन 15, अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट, environment is anything immediately surrounding an object and exerting a कैसा फोर्स, पैसिव इन्फ्लुएंस, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस या जेनेटिक इन्फ्लुएंस। तो गिलबर्ट ने कहा था भैया एनवायरनमेंट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालता है, इनडायरेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। क्वेश्चन 16 है हमारा, द टेक्स्ट यानी कि यूनिट लिस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस एज टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फोर्सेस, बायोलॉजिकल फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स। तो इनको हमारा एनवायरमेंटल फोर्सेस कहा गया था, ठीक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फोर्सेस को एनवायरमेंटल फोर्सेस। 17 हमारा क्वेश्चन है, मेंटल एनवायरनमेंट एक टर्म दी गई थी इस यूनिट में कि मेंटल एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट पे तो हम बात कर ही रहे हैं, मेंटल एनवायरनमेंट क्या होता है, उसमें शामिल करा गया लेबोरेटरीज को, लाइब्रेरीज को, और किस तरीके से वो हमारा मेंटल डेवलपमेंट करते हैं, उस चीज़ को मेंटल एनवायरनमेंट बोला गया। तो इस क्वेश्चन में पूछा रेफर्स टू द एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर मेंटल डेवलपमेंट के लिए मेंटल एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है। और अगले ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज कंपोनेंट ऑफ मेंटल एनवायरनमेंट। मेंटल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कौन है, जीन्स, वेदर, फूड या फिर यही है इसका आंसर, लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं इसमें, ठीक है। ये सब मेंटल एनवायरनमेंट का पार्ट है जो कि मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेक्शन सी है हमारा, क्या नाम है इसका, ट्विन स्टडीज़ एंड स्टैटिस्टिक्स। अभी इस यूनिट में काफ़ी स्टडीज़ दी गई हैं ट्विंस के ऊपर। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, दो तरीके के ट्विंस होते हैं हमारे, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, एक एग से ही, ठीक है, एक एग फर्टिलाइज होता है, ठीक है, और वो जब जायगोट बन जाता है, सिंगल सेल जायगोट, उसके बाद वो स्प्लिट होता है दो उसमें, ठीक है, दो पार्ट में, और फिर दो बेबी उस दो पार्ट से बन जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो वो जो बेबी होते हैं वो सेम उसके होते हैं, जेंडर के या सेक्स के, मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, वो टोटली आइडेंटिकल होते हैं, देखने में सेम होते हैं, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि उनका जो जब वो बटे तब तक उनकी जो क्रोमोसोम्स हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके थे, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल, इस क्वेश्चन में देखेंगे आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप फ्रॉम वन ओवम, एक एग से ये, या फिर एक ओवम से फर्टिलाइज एग जो था उसके उसी को स्प्लिट करके ये दो बने हैं। तो तब तक तो फर्टिलाइज हो चुका था ना, इसलिए ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, इनका जेंडर भी सेम होता है, इनकी देखने में भी सेम होते हैं, और इनकी जो होती है इंटेलिजेंस वगैरह भी वो ज़्यादातर सेम ही होती है, आवाज़ वगैरह सब। दूसरी तरीके के ट्विंस होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन के लिए दो एग आ जाते हैं उनकी साइकिल में, तो फिर दो स्पर्म से वो दोनों एग फर्टिलाइज होते हैं, और जब ऐसा होता है तो दो सेपरेट बेबीज वहाँ पे वो होते हैं प्रेजेंट, और मगर इसमें क्या होता है, दोनों को डिफरेंट क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हुए, तो ऐसे में वो उनकी जेंडर भी अलग हो सकता है, ठीक है, देखने में भी अलग होंगे, वो उनका जेंडर भी अलग हो, काफ़ी हद तक वो डिफरेंट होंगे। अब क्योंकि सेम पेरेंट के हैं तो कुछ सिमिलैरिटी ज़रूर होंगी, मगर क्योंकि वो अलग अलग स्पर्म और अलग अलग एग से फर्टिलाइज हुए हैं, तो इसलिए उनमें डिफरेंसेस दिखेंगे। क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन है, फ्रेटर्नल ट्विंस अराइज फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ टू सेपरेट ओवा, ठीक है, हम दो सेपरेट एग्स से वो फर्टिलाइज होकर बने हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, तो इसलिए इनमें डिफरेंस। मगर आइडेंटिकल ट्विंस मैंने बताया फर्टिलाइजेशन के बाद, वो जब जो जाइगोट है वो स्प्लिट हुआ है, ठीक है, उसके बाद तब तक सारा ट्रांसफ़र हो चुका था जेनेटिक्स का, ठीक है, उसमें, इसलिए बहुत 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 माइनर डिफरेंस आपको दिखेंगे। जो होते हैं ना जुड़वा, एग्जैक्ट जुड़वा, देखने में भी सेम, वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। और ये होते हैं ट्विंस के, किसी को पेरेंट को हुए ना दो बच्चे एक साथ हो गए, और दो, एक लड़का हो गया एक लड़की, वो वाला केस ये है फ्रेटर्नल ट्विंस का।
और तीसरी आपने चीज़ सुनी होगी सिबलिंग्स। सिबलिंग्स वो होते हैं भाई बहन, भाई बहन को सिबलिंग्स कह देते हैं। ये भी सिबलिंग्स हैं, मगर जो अलग अलग टाइम पे भी पैदा हुए हैं ना, 4 साल के डिफरेंस पे भी, उनको भी सिबलिंग ही बोलेंगे। ठीक है। Which statement about the identical twins is true according to the text? According to the text, identical twins के बारे में कौन सा कथन इसमें से ठीक है? They are mostly just brothers and sisters. They are always of the same sex. They always have different IQ. They develop from the two ova. ये गलत है, two ova नहीं होते। डिफरेंट IQ भी नहीं होता क्योंकि लगभग सेम होता है। ब्रदर सिस्टर्स भी नहीं होंगे क्योंकि इसका आंसर है ये, दे आर ऑलवेज ऑफ द सेम सेक्स। या तो लड़के होंगे दोनों या फिर लड़कियां होंगी दोनों। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेविड विनफील्ड टेबल। अब डेविड विनफील्ड इन्होंने बहुत एक अच्छा काम करा, इन्होंने कुछ डाटा निकाला। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन का कोफिशिएंट, कोरिलेशन यानी एक स्टैटिस्टिक्स का टर्म है ये। कोरिलेशन मतलब कुछ दो वेरिएबल या फिर दो चीज़ें आपस में कितनी कोरिलेट होती हैं, इसका एक नंबर निकल के आता है। वो नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो चीज़ आपस में रिलेटेड होंगी। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन 0 to 1। 0 होगा तो इसका मतलब लीस्ट रिलेटेड है, और 1 मतलब परफेक्टली रिलेटेड है। ठीक है। ऑन IQ फॉर आइडेंटिकल ट्विंस, इस इनकी टेबल के अकॉर्डिंग आइडेंटिकल ट्विंस का कोफिशिएंट क्या ऑफ कोरिलेशन क्या है, तो वो 0.90 है। ठीक है। लगभग 1 के करीब, 1 मैंने बताया ना एकदम सेम टू सेम, तो उसके 0.90 बहुत ज़्यादा करीब 1 के, इसलिए आइडेंटिकल ट्विंस लगभग IQ में बराबर होते हैं, लगभग एकदम सेम। ठीक है। क्वेश्चन 23, अकॉर्डिंग टू विनफील्ड, अब इन्हीं के बेस पर कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ फ्रेटर्नल ट्विंस। अब वो जो कि भाई बहन या फिर भाई भाई भी हो सकते थे मगर डिफरेंट ओवा से जर्मिनेशन हुआ था, उनका क्या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था, तो इनकी टेबल के अकॉर्डिंग उनका 0.70 था, इनसे थोड़ा सा कम। ठीक है। थोड़ा क्या, और जब क्योंकि इनकी रेंज 0 to 1 में है तो इसको काफ़ी कम बोलेंगे हम। 0.20 का डिफरेंस है ना इनमें। अगला है क्वेश्चन 24, द कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर सिबलिंग्स इन विनफील्ड स्टडीज। अब सिबलिंग्स मैंने बताया अलग अलग टाइम पर जो पैदा हुए हैं उनको सिबलिंग्स कहा गया है यहाँ पर, तो उनका था 0.50। ठीक है। उनका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था 0.50। अब ये इनसे भी कम है फ्रेटर्नल ट्विन से। अब इनमें दो ग्रुप और थे, एक था पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन में कितना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, और अनरिलेटेड चिल्ड्रन में कितना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये दो ग्रुप और थे। और इसमें जो लीस्ट था, विच ग्रुप हैज़ द लोएस्ट कोरिलेशन इन विनफील्ड स्टडी, वो था अनरिलेटेड चिल्ड्रन, जो कि आपस में किसी तरीके से संबंध में नहीं है, उनका कोरिलेशन 0.30 था। और पेरेंट्स और चिल्ड्रन में, माँ बाप और चिल्ड्रन में था लगभग 0.3 पॉइंट समथिंग, मतलब इससे ज़्यादा था 0.30 से। ठीक है। तो सबसे कम रिलेटेड थे अनरिलेटेड चिल्ड्रन। क्वेश्चन 26 है हमारा, आइडेंटिकल ट्विंस रियर्ड अपार्ट डिफर समवट मोर देन आइडेंटिकल ट्विंस रियर्ड टुगेदर बट रिमेन। अब इसमें कहा है जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, जो मतलब सब कुछ सेम है, जिनका शक्ल लकल सब, वो अगर दूर दूर भी उनका अपब्रिंगिंग हो, मतलब अलग अलग एनवायरनमेंट में, तब भी वो समवट मोर देन आइडेंटिकल ट्विंस रियर टुगेदर बट रिमेन। उन्होंने कहा है आइडेंटिकल ट्विंस जो एक साथ अपब्रिंगिंग हुई है, और आइडेंटिकल ट्विंस जो कि रियर टुगेदर एक साथ, मतलब एक साथ और अलग अलग जिनकी अपब्रिंगिंग हुई है, उनका जो वो है क्या कहते हैं, एक बार ये देख लेता हूँ, इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है क्वेश्चन की। आइडेंटिकल ट्विंस रियर अपार्ट डिफर समवट मोर देन आइडेंटिकल ट्विंस रियर टुगेदर। हाँ, इसमें ये बोला गया है कि ये जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, जिन जो आइडेंटिकल ट्विंस अलग अलग एनवायरनमेंट में अपब्रिंगिंग हो गई, वो थोड़े डिफर हो जाते हैं, अलग अलग अपब्रिंगिंग हो जाती है, अलग अलग उनका IQ हो जाता है उन ट्विंस से जो कि साथ हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका जो फिर भी वो ज़्यादा रिलेटेड होते हैं किससे,
मोर अलाइक देन फ्रेटर्नल ट्विंस, लाइक अभी भी वो ज़्यादा मतलब एक जैसे दिखेंगे। आइडेंटिकल ट्विंस का क्या था 0.90, ठीक है। फ्रेटर्नल ट्विंस का क्या था 0.70। ये कह रहे हैं कि 0.90 वालों को जब एक साथ अपब्रिंगिंग हुई तब तो एक जैसे दिखेंगे ही, मगर जब अलग अलग एनवायरनमेंट में उनकी अपब्रिंगिंग होगी तब भी वो कहीं इस जगह होंगे, ठीक है, इससे नीचे नहीं जाएंगे। मोर लाइक अलाइक देन फ्रेटर्नल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस से अब भी ज़्यादा उनमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा अगर वो अलग अलग एनवायरनमेंट में भी उनकी अपब्रिंगिंग हो जाए। थोड़ा क्वेश्चन ये अलग लैंग्वेज में था, ठीक है। क्वेश्चन 27, फ्री मैन स्टडी इन्वॉल्व 71 चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अ पुअर टू गुड एनवायरनमेंट। गरीब एनवायरनमेंट से एक अच्छे खासे रिच एनवायरनमेंट में जब कुछ 71 चिल्ड्रन को ले जाकर स्टडी करी फ्री मैन ने, द रिजल्ट वॉज एन इंक्रीज इन बेनेट्स मेंटल रेटिंग। ये बेनेट की कुछ मेंटल रेटिंग थी, इसमें इंक्रीज हो गया। कितने पॉइंट्स का था, तो सीधा सीधा 10 पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ था जब बच्चों को एक साधन विहीन एनवायरनमेंट से एक रिच एनवायरनमेंट में ले गया जहाँ पे उनको अच्छा खासा मतलब खाना पीना और मेंटल एनवायरनमेंट की हमने बात करी ना, वो भी थोड़ा रिच था। तो उनकी जो आईक्यू वगैरह थी उसमें 10 पॉइंट का डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन 28, द जेम्स रीस स्टडी ऑब्जर्व ट्विंस रियर्ड इन अ हिल वर्सेस विलेज एनवायरनमेंट, व्हाट डिफरेंस इन आईक्यू पॉइंट्स वाज फाउंड। अब जेम्स रीस, अब ये पूरा सेशन ही स्टडी का है, तो जेम्स रीस ने भी स्टडी करी और इन्होंने पाया कि कितने पॉइंट्स का, लगभग 19 पॉइंट्स का डिफरेंस आ गया था। और कौन से बच्चों में, जो हिल में जिनकी अपब्रिंगिंग हुई, जो विलेज में हुई, ठीक है। अब ये हमारा डी सेक्शन है, इसमें इंटरेक्शनिस्ट थ्योरीज है। जब इंटरेक्ट करा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को हमने इंटरेक्ट करके स्टडी करवाई तब क्या रिजल्ट सामने आए हमारे। अब तक हम क्या कर रहे थे, हेरिडिटी को अलग से पढ़ा, एनवायरनमेंट को अलग से पढ़ा। अब हम देख रहे हैं जब इंटरेक्शन हुआ इनका तब क्या हमने सीखा। इन द केस स्टडी ऑफ अनिल एंड सुनील, their ambition to do an MBA and interest in business studies is attributed to, मतलब इसका इनका जो इंटरेस्ट था एमबीए में उसका कारण क्या था। अब ये अनिल और सुनील पे कुछ स्टडी करी है इन्होंने, एमबीए जो करना चाहते थे, तो उसमें पाया गया कि उसका जो कारण था वो था फैमिली एडवाइस और एनवायरनमेंट। जैसे होता है ना, ये टीचर का बेटा टीचर है ना, बच्चे जो होते हैं उनके सेम प्रोफेशन में चले जाते हैं, उस तरीके का कुछ ये है। अनिल और सुनील एमबीए करना चाहते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स और एनवायरनमेंट का ऐसा वो बन गया था, बिजनेस फैमिली थी उनकी, ठीक है। इस वजह से उन्होंने भी एमबीए कर ली। अब ये था क्या, एनवायरनमेंट का इफेक्ट था ये, ठीक है। जो जिस तरीका का परफॉर्म करेंगे वो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों का होगा, मगर उनका डिसीजन एनवायरनमेंट ने चेंज कर दिया। क्वेश्चन 30, रोस एक्सप्रेसेस द डेवलपमेंटल लेवल। अब ये रोस है, इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया डेवलपमेंटल लेवल डीएल का, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, पहले तो देख लेते हैं, इसका आंसर है ये, हेरिडिटी एच मल्टीप्लाइड बाय ई मल्टीप्लाइड बाय टी बराबर डी एल, यानी कि डेवलपमेंटल लेवल। अब ये हेरिडिटी है, ये एनवायरनमेंट है और ये टाइम है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जब टाइम के साथ साथ इंटरेक्ट करेंगे तब जाके हमारा डेवलपमेंटल लेवल सेट होगा कुछ। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब है कि वो आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे हैं, वो एक साथ काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे प्लस लगा देते तो हेरिडिटी अपना इनपुट अलग देता, एनवायरनमेंट इनपुट अलग देता और टाइम इनपुट अलग देता, तीनों अलग अलग अपना इनपुट देते, तब जाके इनको जोड़कर डीएल बनता। लेकिन मल्टीप्लाई लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि एक साथ इन्होंने इंटरेक्ट करा है, ठीक है, अलग अलग इनपुट नहीं दिया, एक ही साथ शेप कर दिया पूरे डेवलपमेंटल लेवल को। कुछ इसने दिया कुछ इसने दिया, एक साथ इन्फ्लुएंस हुआ टाइम के साथ और डेवलपमेंटल लेवल में आ गया हमारा, ठीक है, एक साथ, ठीक है। इन वुडवर्ड्स एनालॉगी दिस द इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय द, एक वुडवर्थ है, इन्होंने क्या करा,
इस पूरी चीज जैसे रोस ने फॉर्मूले से समझाया, वुडवर्थ ने क्या करा, बोला कि जो हमारी हमारी इंडिविजुअल है वो एक रेक्टेंगल है जिसमें कि बेस जो है वो है हेरिडिटी, ठीक है, और ये उसकी एनवायरनमेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट। और इनका जब एरिया निकालेंगे, ठीक है, एरिया निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, बेस इनटू हाइट, बेस हेरिडिटी, हाइट एनवायरनमेंट, और ये एरिया जो है वो है इंडिविजुअल। तो ठीक है, इन्होंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला था, ठीक है, उसको बोला था वुडवर्ड्स एनालॉजी, द इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये पूरा इंडिविजुअल है, ठीक है, ये पूरा इंडिविजुअल है जो कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद एरिया के रूप में दिखाया गया वुडवर्थ की एनालॉजी में। अगला देखते हैं, इन द रेक्टेंगल एनालॉजी हेरिडिटी क्या थी, अभी हमने देखा हेरिडिटी बेस थी। इन द रेक्टेंगल एनालॉजी एनवायरनमेंट इज द हाइट, ठीक है। व्हाट डज द फॉर्मूला ए इंटू बी इंटू एच इम्प्लाई, इसका मतलब क्या हुआ इस फॉर्मूले का, इट डिपेंड्स मेनली ऑन द बेस, इट डिपेंड्स मेनली ऑन द हाइट, या इट डिपेंड्स ऑन बोथ एंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया सी। Landis and Landis remarked that heredity gives us capacities, but opportunities for development must come from किससे आनी चाहिए, द एनवायरनमेंट, द जीन्स, द एंसेस्टर, या गवर्नमेंट। अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए हमारी एनवायरनमेंट से। हेरिडिटी गिव्स अस कैपेसिटी, हेरिडिटी एक तरीके से हमको कैपेसिटी दे देता है, मगर उस कैपेसिटी को डेवलप करने की कैपेसिटी बिल्डिंग जो होती है वो एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू होती है। According to Murphy, heredity is known only by the liberation of heredity potentials through genetic drift, specific environmental forces, या फिर टाइम पासिंग, या फिर केमिकल रिएक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, इसका आंसर है ये, स्पेसिफिक एनवायरमेंटल फोर्सेस अप्लाई होंगे तब जाके लिबरेशन होगी हेरिडिटी की। इन्होंने कहा है हेरिडिटी को आज़ाद करने की ज़रूरत है। उस कोई बच्चा है उसके अंदर असीम प्रतिभा है, अपने पेरेंट्स के स्टॉक है उसके पास, ठीक है, उनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा वो थे, क्या कहते हैं, गुणी थे, बहुत ज़्यादा समझदार हो सकते हैं, किसी प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा उनके कलाकार हो सकते हैं, लेकिन वो उसकी जो लिबरेशन होगी ना, जो ट्रू उसका वो फुलफिलमेंट होगी, वो स्पेसिफिक एनवायरमेंटल फोर्सेस हेल्प करेंगी, तब जाके लिबरेशन, आज़ादी मिलेगी इस हेरिडिटी को, तब जाके पूरा पोटेंशियल हो पाएगा। क्वेश्चन 37, इन द क्राफ्ट्समैन एनालॉजी, ये एक और एनालॉजी थी क्राफ्ट्समैन एनालॉजी, इसमें क्या क्या है, हु सप्लाइज द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हेरिडिटी सप्लाई करती है। इन्होंने क्या बोला, एक क्राफ्ट्समैन एनालॉजी थी जिसमें बोला कि क्या एक जो क्राफ्ट्समैन क्या होता है, जो एक कुछ चीज़ बनाता है, तो उन्होंने बोला हेरिडिटी जो है क्राफ्ट्समैन एनालॉजी में सामान देती है, ठीक है, जो कल्चर है वो उसका ढांचा देता है, और ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, इन द क्राफ्ट्समैन लोगी, हु इज द क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन कौन है, फैमिली, क्राफ्ट्समैन फैमिली है, हेरिडिटी रॉ मटेरियल दे रही है, और तीसरा क्वेश्चन यही है इसको समझने के लिए, इन द क्राफ्ट्समैन एनालॉजी हु सप्लाइज द डिजाइन, डिजाइन कल्चर दे रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, ठीक है, कहाँ से, हेरिडिटी से, यहाँ से फैमिली से क्या आ रहा है, फैमिली है हमारी क्राफ्ट्समैन, ठीक है, और कल्चर क्या दे रहा है, हमारे ढांचा दे रहा है, डिज़ाइन दे रहा है। तो क्राफ्ट्समैन डिज़ाइन के बेस पर रॉ मटेरियल को यूज़ करके कुछ बनाएगा, और वो क्या बनाएगा, वो पेरेंट हमारा जो खुद का इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है ना, बच्चे, उन्हीं के ऊपर ये क्राफ्ट्समैन एनालॉजी काम कर रही है। हेरिडिटी दे दी, फैमिली ने क्राफ्ट्समैन बन गए फैमिली वाले, क्योंकि वही तो उस चीज़ को यूज़ करेंगे ना, जो फैमिली में जब बच्चा होगा वो कल्चर उसको डिज़ाइन दे देगा, और हेरिडिटी के थ्रू रॉ मटेरियल जो है वो पहले ही ट्रांसफ़र हो चुके हैं। Regarding the limits of development, the text states, environment sets the upper limits, heredity provides the upper limits, environment cannot go beyond them. There are no limits, education sets the limit. ऐसा भी नहीं है
कि एजुकेशन लिमिट सेट करे या फिर एनवायरनमेंट सेट करे, इसका आंसर है ये, हेरिडिटी अपर लिमिट सेट कर देती है और एनवायरनमेंट उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, लेकिन एनवायरनमेंट उस तक जाता है। ठीक है, ठीक है, हेरिडिटी अपर लिमिट सेट करती है और एनवायरनमेंट हेल्प करता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये है हमारी लिमिट का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 41, एग्रीकल्चरल एनालॉगी। अब एक और एनालॉगी आ गई। अभी तक हमने देख ली क्राफ्ट्समैन एनालॉगी और एक वो वाली देखी थी रेक्टेंगल वाली। अब ये वाली देख रहे हैं। एग्रीकल्चर एनालॉगी में क्या बोला गया है, सीड्स, सॉइल और यील्ड की ये एनालॉगी थी, जिसमें सीड्स जो थे हमारी हेरिडिटी थी, सॉइल हमारी क्या कहते हैं एनवायरनमेंट था, सीड्स हेरिडिटी प्लस तो आएगा नहीं, मल्टीप्लाई आएगा क्यों, इंटरेक्ट करेंगे, सॉइल, ठीक है, ये था हमारा एनवायरनमेंट और इसका आ रहा था यील्ड यानी कि आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे डी है, यील्ड हमारा आउटपुट आ रहा था। ठीक है, ये थी एग्रीकल्चरल एनालॉगी। फाइनेंशियल एनालॉगी, इसमें क्या था, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू। इसमें भी कैपिटल जो है वो हेरिडिटी है जो कि इनिशियल लगाई गई है, इन्वेस्टमेंट हमारा एनवायरनमेंट है, रेवेन्यू हमारा आउटपुट है। ठीक है, सेक्शन ई आ गया है, हमारी इम्प्लीकेशन क्या है अभी सबकी जो हमने करा है सीखा है। क्वेश्चन 43, वाई इज नॉलेज ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर। क्यों, क्या उसको जेनेटिसिस्ट बनना है, इग्नोर करना है बच्चों को, टू ग्रेड करना है, नहीं, ए है इसका आंसर, टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एडजस्ट टीचिंग मेथड्स, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि सब बच्चे एक जैसे नहीं बन सकते, इसलिए उसको अपना थोड़ा मेथड बदलने पड़ेंगे। ठीक है, उनको रबड़ की तरह खींच कर पढ़ाना दे बच्चों को, है ना। क्वेश्चन 44, टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन द टीचर मस्ट स्टडी ओनली द चाइल्ड्स ग्रेड्स। क्या आप अब सीधा सीधा आ जाते हैं हम, चाइल्ड को उसकी एबिलिटीज़ को और एनवायरनमेंट तीनों का ज्ञान होना चाहिए टीचर को, है ना, सिर्फ ग्रेड या फिर बजट या फिर पेरेंट्स की इनकम, इन सब चीज़ों पर टीचर का ध्यान नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सोरेनसन, नॉलेज ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज यूजलेस है, नहीं, ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस है भैया टीचर के लिए, पेरेंट्स के लिए भी है, ठीक है, मगर टीचर के लिए खासकर ज़रूरी है। क्वेश्चन 46, द text suggests that a high degree of scholastic achievement depends upon चाइल्ड की आईक्यू पे, स्कूल के क्लाइमेट पे, प्राइवेट ट्यूटरिंग पे, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट पे। तो चाइल्ड की आईक्यू तो कहाँ, चाइल्ड की आईक्यू क्या है, वो हेरिडिटी का पार्ट है, मगर स्कूल के एनवायरनमेंट है, स्कूल का क्लाइमेट वही तय करेगा कि बच्चा एजुकेशन में कितना अच्छा कर पा रहा है। ठीक है, 47 में है, विच एक्टिविटीज आर सजेस्टेड टू प्रोवाइड एन एनरिच्ड प्रोग्राम, साइलेंट रीडिंग ओनली, क्विज एंड लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स, फिजिकल पनिशमेंट या फिर राइटिंग लाइन्स। क्विज एंड कॉम्पिटिशन्स होते रहेंगे तो डेवलपमेंट होती रहेगी, ये वही है मेंटल एनवायरनमेंट, है ना, सीखा था हमने अभी। क्वेश्चन 48, knowledge of heredity and environment is essential for dealing with which group of children, only gifted, only normal, only children with high IQ या फिर all kinds of exceptional children including gifted, backward and problem children। हर तरीके के बच्चों को डील करने के लिए नॉलेज हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की काम आएगी। How should a teacher treat students who lag behind in some areas but do better in others? सेग्रीगेट देम, इग्नोर देम, क्रिटिसाइज देम। सेग्रीगेट करना मतलब अलग थलग कर दो, देखो ही मत या डांटो, नहीं जी। ट्रीट देम इक्वली एंड प्रोवाइड अ कॉन्जीनियल एटमोसफेयर। कॉन्जीनियल मतलब एक लगाव, प्यार मोहब्बत वाला एनवायरनमेंट उनको दो जिससे वो डरे ना। क्वेश्चन 50, प्रोवाइडिंग कंप्यूटर लेबोरेटरीज एंड एडुकेट लाइब्रेरी फैसिलिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेंजिंग हेरिडिटी, प्लानिंग टू प्रोवाइड अ बेटर एनवायरनमेंट या फिर वेस्टिंग स्कूल फंड्स फॉलोइंग हेरिडिटी। सीधा बात है भैया, बेटर एनवायरनमेंट देना चाह रहे हैं क्योंकि स्कूल के क्लाइमेट पे हमने देखा कि बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं और एनवायरनमेंट पे भी करती हैं, ये सब हमने सीखा इस यूनिट में। ठीक है, तो भैया ये इसका आंसर बी था और इसके साथ हमने अपना ये सब कर लिया है।
अब इसमें मैं बताना चाहता हूँ, इसके जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की, ये मैं अटैच कर दूंगा। पिछले वीडियो में मैं बोलना भूल गया था, लेकिन मैंने अटैच कर दी थी। इस वीडियो के लिंक में भी मैं क्वेश्चंस की पीडीएफ अटैच कर दूंगा। तो ठीक है, आप बाद में भी उसको देख सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा लें या फिर बस थोरो रिवीजन कर लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, आपको कैसा लगा इसको, वीडियो को देखकर क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगली वीडियो में, अगली यूनिट में हम अगली यूनिट को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।